बद से बदतर हो गई है। तो रोना आता है बंगाल के आम जनों को देख करके। लोग जिस तरह से रो रहे हैं, बस उनकी पीड़ा हम और आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। कठोर दंड देंगे, जिनके जिनके घरों को लूट लिया गया है उनको कठोर दंड देंगे, और जो मारे गए हैं, जिनके घर लूटे गए हैं, उनको हम कुछ मुआवजा देंगे। जो सरकार का कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य है। हो गया, हिंदुओं के मकान दुकान लूट लिए गए। उसके बाद मनीष जी, वहाँ पे जो ममता बनर्जी है वो क्या कह रही है, और वहाँ का एडीजी लॉ यानी डीजीपी के बाद नंबर 2 पे जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है, जरा इसको सुनिए। ममता बनर्जी तब तक जिंदा रहेगी क्या? उस महिला ने ये ठान लिया है कि मुझको अभी जो 10-5 साल 15 साल जिंदा रहना है, तब तक मैं राज करूं, और उसके बाद ये पाकिस्तान में चला जाए, बांग्लादेश में चला जाए, काले समुद्र में चला जाए, हिंदुस्तान के गले का कैंसर हो जाए, वो मर के चली जाएगी। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर बंगाल तो सचमुच ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से वो पाकिस्तान की राह पे चल चुका है। बंगाल की स्थिति तो बद से बदतर हो गई है। अब तो रोना आता है बंगाल के आम जनों को देख करके। लोग जिस तरह से रो रहे हैं, बस उनकी पीड़ा हम और आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। কাগজপত্র ছিল, সব টাকা পয়সা সব ছিল দোকানের একটা কিচ্ছু রাখিনি, আমাদের সব লুটপাট করে নিয়ে আমরা জিজ্ঞাসা সরকার থেকে ছেলে মিলে নিয়ে কি খাবো, তার কোনো রাস্তা নেই এখন। এই দেখো হাল করে দিয়েছে, দেখেন স্যার আমাদের দোকানের মধ্যে। এই দোকানটার উপরে আপনাদের সংসার চলে? এই দোকানটার উপরেই সংসার চলে স্যার, এই দোকানটার উপরেই সংসার চলে আমাদের। ये बदहाली है उनकी। मुर्शिदाबाद की स्थिति जो आपने एक ट्वीट किया है, 3 हिंदुओं का मुसलमान दंगाइयों द्वारा दिन दहाड़े सांप्रदायिक आधार पे कत्ल और सैकड़ों हिंदुओं के घर, दुकान और खुलेआम लूट के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री का यह बयान मारीच और काल नेवी की याद दिलाता है। मैं देख रहा था कुछ खैराती कह रहे हैं कि इसका असर बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन ये असर तो बंगाल का है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन, बोली दंगा क्यों, पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होगा वक्फ का कानून। गृह मंत्री ने संसद में अंदर कहा था, और ये संवैधानिक पद पर बैठकर कह रही है कि वक्फ का कानून लागू नहीं होगा। तो दंगाइयों को तो, जिहादियों को तो इसने खुलेआम दे दिया। कोई तुम क्यों मार रहे हो सबको, थोड़ा कम मारा करो, तुम्हारी बात हम मानेंगे। तुम जिस तरह से गैर संवैधानिक हो, हम भी गैर संवैधानिक हैं। एक तरह से ममता ने इशारा कर दिया। मनीष जी, आपने खोल दिया तो मैं जरा इसको पढ़ दूं, फिर मैं दर्शकों से बताता हूँ कि इसका मामला क्या है और हम कितने खतरनाक मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं बंगाल के मामले में। ममता बनर्जी का बयान में जो छपा है उसी को मैं पढ़ रहा हूँ कि सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से अपील करते हुए कहा, हम इस कानून के पक्ष में नहीं है, यानी वक्फ कानून की बात कर रही है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा, तो दंगा किस बात का। सीएम ने दंगा करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि हम दंगा भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जरा इन शब्दों में गौर करिएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ने लोगों से अपील जारी करते हुए कहा, सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहें, संयमित रहें, धर्म के नाम पर कोई भी गलत हरकत न करें। हर इंसान की जान कीमती है, राजनीति करने के लिए दंगा ना भड़काएं। जो लोग दंगे भड़का रहे हैं वे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उत्तर बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं, कोई साधु संत कहीं प्रवचन कर रहा है पार्क में बैठ के, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। और आखिरी पैरा है कि ममता बनर्जी ने कहा कि हमने इस मामले में अपनी स्थिति साफ कर दी है। हम इस कानून का समर्थन नहीं करते, यह कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। तो दंगा किस बात का उन्होंने आगे कहा कि हम दंगे भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी हिंसक गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। अब मनीष जी, जब मैं यहीं से शुरू करता हूं कि दर्शक समझे कि ये बयान बंगाल की मुख्यमंत्री कब दे रही है, जब मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की सड़ेआम सड़क पर हत्या कर दी गई, जब उनके सैकड़ों घरों को लूट लिया गया, दुकानें जला दी गई या लूट ली गई। अभी आपको मनीष जी ने उसकी हल्की सी झलक दिखाई। तो जब ये सब हो गया, उसके बाद ममता बनर्जी करी कि अब हम ऐसा कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये आपने मनीष जी पूरा बयान पढ़ा, और मैंने कहा कि मैंने जितने अखबार थे सारे देख डाले वेबसाइट पे, कहीं पर भी मुझको ममता बनर्जी का एक भी बयान नहीं मिला जिसमें वो कह रही हो कि इन हत्यारों को हम पकड़ेंगे, इन हत्यारों को
कठोर दंड देंगे, इन मकान हिंदुओं के घरों को जलाने वालों को कठोर दंड देंगे, जिनके जिनके घरों को लूट लिया गया है उनको कठोर दंड देंगे, और जो मारे गए हैं, जिनके घर लूटे गए हैं, उनको हम कुछ मुआवजा देंगे। जो सरकार का कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य है। इस बार इस तरह के बयानों से ममता बनर्जी कोसों दूर खड़ी है। वो बातें कर रही है कि हम जो है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कठोर कानून के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे वहां हो चुका, वहां दिन दहाड़े सड़क पर कत्ल कर दिया गया। जो मूर्ति बनाते थे, हिंदू थे, उनको 3 लोगों का कत्ल कर दिया गया, सैकड़ों लोगों के घर लूट लिए गए, और ये पूरे वायरल हो रहे हैं वीडियो। और तुम अभी इंतजार कर रही हो कि वहां पे कोई हिंसा होगी तब तुम कोई कार्रवाई करोगी। तो ये जैसे मारीच और कालनेमी होते हैं, ऐसे हिंदू नाम की ये मारीच, ये कालनेमी, ये हिंदुओं का कत्लेआम खुलेआम उसका आनंद ले रही है बंगाल के अंदर। और अभी मनीष जी जरा बात ममता बनर्जी चले, लेकिन मैं बीच में योगी आदित्यनाथ का उल्लेख जरूर करूंगा, और वो हर आदमी जरा उस बात की गंभीरता को समझे। और ये जो मैं उल्लेख करने जा रहा हूं वो पूरे देश के सेकुलर, जितने ये लिबरल, जितने ये कठमुल्ले, जितने मुल्ले, इन सबको नंगा कर देगा, पूरी तरह से नंगा कर देगा। एकदम आपके सामने मादर जात नंगे हो जाएंगे। ये याद करिए मनीष जी, अभी योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर मुसलमानों के मोहल्ले में एक हिंदू रहता है तो वो सुरक्षित नहीं है। 100 हिंदुओं के मोहल्ले में अगर एक मुसलमान है तो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अगर जहां पे 100 मुसलमान है और एक हिंदू रहता है तो वो सुरक्षित नहीं है। ये सच, ये कड़वा सच, ये जहरीला सच जब योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला था तो दिल्ली में बैठे दलाल, ये यूट्यूब वाले खैरातिये, ये सेकुलरिज्म का ठेका लेके जो सेकुलरिज्म की अर्थी अपने कंधों पे डोम की तरह लादे घुमा करते हैं, 24 घंटे लादे रहते हैं, कहीं खोपड़ी पे लादते हैं, कहीं कंधे पे लादते हैं। इन्होंने कैसा तांडव शुरू किया था कि अरे मुख्यमंत्री ने ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और दुनिया भर के जितने लांछन थे उनको योगी आदित्यनाथ के ऊपर वो डाल रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने वो सच बता के बड़ा पाप कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने तो अपने मुंह से सच बोला था। ममता बनर्जी उस सच को दिखा रही है। ममता बनर्जी ये दिखा रही है कि जहां पे मुसलमान ज्यादा हैं वहां हिंदू नहीं रह सकते, वहां पे हिंदुओं का कत्ल किया जाएगा, वहां पे हिंदुओं की दुकान लूटी जाएगी, वहां हिंदुओं की दुकान मकान लूटे जाएंगे। और जरा मनीष जी एक सच कोई नहीं बता रहा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो सच था वो सच वहां पे चरितार्थ हो रहा है। वो उस सच को आप फलता फूलता देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम प्रकट रूप में आपको वो सच नजर आ रहा है। मनीष जी ये किसी चैनल ने बताया अभी तक कि मुर्शिदाबाद जिले की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी कितनी है? मैं दर्शकों को कहूंगा जरा ध्यान से सुनिएगा कि वो जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था, योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बहुत उस पर चले गए थे कि 100 में अगर एक, यहाँ पर 2011 की जो जनसंख्या है जो कांग्रेसियों ने कराई थी, कोई भाजपाई ने नहीं कराई थी, कोई संघी ने नहीं कराई थी, वो 2011 की जनसंख्या ये बताती है कि मुर्शिदाबाद जिले की आबादी का 67% मुस्लिम आबादी है। 67% ये है मुर्शिदाबाद का सच, जो दुनिया भर के पवारागार है, लेकिन कोई न्यूज चैनल आपको ये नहीं बता रहा कि मुर्शिदाबाद की जो आबादी है वो 67% मुसलमान है। और ये 2011 का आंकड़ा है। आज की तारीख में वो 70-75% हो चुकी होगी, 25% केवल हिंदू बचे हैं। और जब वो 75 बनाम 25 होता है तो कैसा नंगनाच हो रहा है बंगाल के अंदर, ये आप देख रहे हैं। अभी मनीष जी ने दिखाया, वो बंगाली में बोल रहे थे क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते, वो रिपोर्टर भी उनकी बात सुन रहा था, लेकिन वहां पे भाषा तो मनीष जी बड़ी गौड़ हो गई थी। भाषा के कोई मायने नहीं रह गए थे। जिस तरह से वो महिला और वो व्यक्ति किस तरह से वो रो रहे थे, चीखें उनकी निकल रही थी, वो बता रहा था कि वहां पे उनको कैसा अनाचार झेलना पड़ रहा है, कैसा अत्याचार झेलना पड़ रहा है, और इस ममता बनर्जी के शासनकाल में झेलना पड़ रहा है, सांप्रदायिक आधार पर झेलना पड़ रहा है, मुसलमान दंगाइयों का अत्याचार झेलना पड़ रहा है, वो खुलेआम कत्ल कर रहे हैं, खुलेआम लूट रहे हैं। तो ये स्थितियां बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को याद रखिए कि उन्होंने क्या कहा था। और वो अभी मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले उन्होंने कहा था इस बात को, और वो आपको बिल्कुल सामने सच नजर आ रहा है। तो मैं जो योगी आदित्यनाथ की हम लोग जब बात करते हैं तो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि वो नेता एक ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर जो साहस के साथ सच बोलता है, वो बातों में बहलाता नहीं है, इधर उधर घुमाता नहीं है। और बंगाल का मनीष जी बंगाल के आकार ले रहा है,
ये बड़े खतरनाक मोड़ पे जाके बंगाल आज खड़ा हो गया है। जरा ये तो अभी आपको याद दिखाया कि किस तरह से वहां पे हिंदुओं को अत्याचार हो रहा है। अब जरा मनीष जी इस दंगे के बाद दर्शक इसको जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। उसको दो वीडियो दूसरा रिपीट एक तरह से है कि जिस समय ये सब दंगा हो गया, हिंदुओं का कत्लेआम हो गया, हिंदुओं के मकान दुकान लूट लिए गए, उसके बाद मनीष जी वहां पे जो ममता बनर्जी है वो क्या कह रही है, और वहां का एडीजी लॉ यानी डीजीपी के बाद नंबर 2 पे जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है, जरा इसको सुनिए। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद के धुलियान में शनिवार को फिर हिंसा भड़की। भीड़ ने मूर्ति बनाने वाले पिता बेटी की हत्या कर दी। उनकी पहचान हरगोविंद दास और चंदन दास के रूप में हुई। एक और व्यक्ति गोली लगने से घायल हुआ। एडीजी जावेद शमीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, घटना का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है। गोली पुलिस की ओर से नहीं चली, हो सकता है कि बीएसएफ की ओर से चली हो, ये शुरुआती जानकारी है। वहीं घायल खतरे से बाहर हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रदर्शनकारियों से कहा, वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं होगा, ये केंद्र का कानून है, जवाब भी केंद्र से मांगा जाए। मेरी अपील है कि शांति बनाए रखें, राजनीति के लिए दंगे न करें। दरअसल 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद समेत 4 जिलों में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस पर पथराव हुआ और क्रूर बम फेंके गए। इसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हुए और 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं अब तक 120 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जहां हिंसा भड़की हुई है उन इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। एडीजी जावेद शमीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, घटना का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है। गोली पुलिस की ओर से नहीं चली, हो सकता है कि बीएसएफ की ओर से चली हो, ये शुरुआती जानकारी है। वहीं घायल खतरे से बाहर हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रदर्शनकारियों से कहा, वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं होगा, ये केंद्र का कानून है, जवाब भी केंद्र से मांगा जाए। मेरी अपील है कि शांति बनाए रखें, राजनीति के लिए दंगे न करें। एडीजी जावेद मनीष जी, दर्शकों ने पता नहीं इस पर नोट किया कि नहीं किया इस बात को, कि ममता बनर्जी तो वही बोल रही कि वो उसने उनकी बात ही नहीं की जो लूटे गए, जो जिनकी हत्याएं हुई। वहां का एडीजी लॉ जमीम शाह, क्या नाम बताया था उसका, देखिए अभी जावेद, हाँ शमीम जावेद, जब जावेद शमीम है, शमीम जावेद है। खुलकर कहिए कि मुसलमान एडीजी लॉ, ममता बनर्जी ने वहां पे जो एडीजी लॉ है वो मुसलमान बना रखा है। जावेद शमीम नाम है उसका। हाँ जावेद शमीम, और वो खुलकर अपनी ड्यूटी पहले मुसलमान होने की निभा रहा है, उसके बाद वो अपनी पुलिस की नौकरी कर रहा है। और वो बेशर्म आदमी वो खुलकर मनीष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे गोली लगने से जो मौत हुई है ये किसी दंगाई ने नहीं चलाई, किसी आदमी ने नहीं चलाई, ये हो सकता है बीएसएफ ने चलाई हो। ये आदमी मुर्शिदाबाद के दंगाई मुसलमानों को बचाने के लिए एक मुसलमान एडीजी लॉ वो खुलकर कह रहा है कि ये गोली जो है ये बीएसएफ ने चलाई है। जरा सोच सकते हैं मनीष जी आप कि किस तरह के लोग कैसे कैसी जगहों पर बैठाले गए हैं और किस तरह से चिन्हित करके बैठाले गए हैं कि वहां पर एडीजी लॉ मुसलमान ही होगा, क्योंकि उसको इन दंगाइयों को बचाना है, सांप्रदायिक आधार पर बचाना है, सांप्रदायिक उसको रक्षा कवच देना है। तो उसके लिए वो ये तैयारी है ममता बनर्जी की, जो पहले से तैयारी है। इसका मतलब ये दंगे भी प्री प्लान्ड है। और जो 67% मुसलमान मुर्शिदाबाद में 2011 में थे, अब उनको 100% करने की तैयारी वो कर चुकी है। 75-76% वो हो चुके होंगे, जब भी गिनती होगी सामने आ जाएगा। और इस तरह से एक एक करके ये जो मैंने कहा ना, बंगाल जो है वो पाकिस्तान बनने की राह पर है। तो ये मुर्शिदाबाद नहीं, मुर्शिदाबाद ऐसे कम से कम आधा दर्जन जिले इस स्थिति को पहुंच चुके हैं, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के होके बैठे हुए हैं आके वहां पे। और वो आज की तारीख में 65 से 75% वहां पे आबादी हो चुकी है। तो इसके लिए मनीष जी कौन लड़ेगा, इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? वहां पे जो एडीजी लॉ है वो उसकी बात आपने सुन ली कि उसने क्या कहा। और इसके अलावा जो वहां का डीजीपी है वो एक कुकर्मी, याद करिए ये वही राजीव कुमार है जो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर रहते हुए जब वहां पे सीबीआई छापा मारने गई थी तो ये टूट पड़ा था, सीबीआई से लड़ने में मरने पे आमादा हो गया था, गुंडों की तरह लड़ा था। बाद में यहाँ पर केंद्र ने बुलाया, उसके बाद क्या हुआ दुनिया भर छोड़ दीजिए।
लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि ममता ने उसको डीजीपी बनाया है बंगाल का, और वो किस तरह के कुकर्म कर रहा है वो आपने अभी आरजी कार वाले मामले में देखा। और ये मुर्शिदाबाद वाले मनीष जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक नीचे पड़ा है वीडियो, उसको दिखा दीजिए। उसको वो तो बोल तो ऐसे रहे कि आप जरा गौर करिए कि वो जो बगल में बैठा है डीजीपी, उसकी हैसियत ऐसा लग रहा है जैसे पट्टा डाल को बैठा ले। देखिए बगल में डीजीपी बैठा है, और ये जावेद समीम जो है पूरा ज्ञान बांट रहा है। तो इसका ये बोल रहा नहीं, छोड़ दीजिए इसको, केवल प्रेम दिखा रहा था कि आप जरा डीजीपी की हैसियत समझ लीजिए, बड़ा कुकर्मी। तो ये आज इस तरह के वहां पर जो प्रशासनिक तंत्र है, तो ये पाकिस्तान बनने से पहले का अगर आप पूरा इतिहास उठा के पढ़िए तो यही स्थिति हो गई थी कि किस तरह से प्रशासन भी बढ़ चुका था, पुलिस चूंकि बढ़ चुकी थी, और अंग्रेजों ने ये मनीष जी जो ममता बनर्जी है, ये पूरी तरह से अंग्रेजों से ज्ञान लेकर, अंग्रेजों की दी हुई विरासत लेकर, ये उसी स्टाइल में बंगाल को पाकिस्तान बनाने की राह पे है। अंग्रेजों ने जो बना लिया था मन में प्लान कि पाकिस्तान हमको बनवाना है, और एक कुत्ता उन्होंने पाला था जिसका नाम था कायदे-ए-आज़म जिन्ना, तो उन्होंने उसके लिए पूर्व तैयारी कर रखी थी। मैं दर्शकों को कहूंगा जिनकी थोड़ी रुचि हो कि जरा गौर करिए उस समय कि 60% पुलिस का फोर्स जो था, जबकि संख्या कम थी, 60% पुलिस वाले मुसलमान थे, और उन्होंने दंगे के समय कैसा रोल निभाया है वो पूरा देश जानता है। लाखों लोगों का कत्ल हुआ, खुलेआम कत्ल हुआ, पूरी गाड़ियां भर के भेजी गई हैं। उस सिद्धांत को, उसी नीति के हिसाब से ममता बनर्जी धीरे धीरे अपना वहां पे पाकिस्तान बनाते चली जा रही है। और दर्शकों की बात और बता दूं कि अक्सर आप सोचते हो कि ये तो हिंदू है, और जब वहां पूरी मेजॉरिटी हो जाएगी तो वहां तो मुसलमान हो जाएंगे, ममता बनर्जी तब तक जिंदा रहेगी क्या? उस महिला ने ये ठान लिया है कि मुझको अभी जो 10-5 साल 15 साल जिंदा रहना है, तब तक मैं राज करूं, और उसके बाद ये पाकिस्तान में चला जाए, बांग्लादेश में चला जाए, काले समुंदर में चला जाए, हिंदुस्तान के गले का कैंसर हो जाए, वो मर के चली जाएगी। वो अपने 10-15 साल के लिए पूरे देश का भविष्य झोंके दे रही है, बंगाल का भविष्य झोंके दे रही है। ये है उस महिला की रणनीति। ये इसलिए इस तरह की हरकतें कर रही है, इस तरह के करतूतें कर रही है कि इसके 10-15 साल जो मरेगी, तो मरने से पहले तक ये कुर्सी पे बनी रहे। उसके बाद क्या हुआ, तो ये जाए चूल्हे में, बंगाल जाए चूल्हे में, मगर ये मुसलमानों को सौंप के जाएगी। जो मुसलमान इसको लगातार वोट दे रहे हैं उनको गिफ्ट दे के जाएगी कि अब ये तुम अपना पाकिस्तान बना लो, तुम अपना बांग्लादेश में चले जाओ, या तुम अपना कोई बंगालिस्तान एक अलग बना लो, मगर हमने तुम्हारा कर्जा उतार दिया। ये उसकी पूरी तरह से अभ्यास चल रहा है। और आने वाले मनीष जी जिनकी जिम्मेदारी है, वो मेरे ख्याल से कंबल ओढ़कर बड़े एयर कंडीशन में बड़े गहरी नींद में सो रहे हैं। बिल्कुल। और बंगाल की स्थिति तो देखिए, पूरे एक जिला, हर जैसे सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं है, पूरा बंगाल ऐसे लग रहा है, मिदनापुर, हुगली, आमतला, धुलियान, ये पूरा इलाका एक तरह से लग रहा है कि जैसे बंगाल, पूरा बंगाल जल रहा है। मैंने तो क्योंकि आज मुर्शिदाबाद का दंगा था इसलिए उसका सच बताया कि 67% मुस्लिम 2011 में, आज की तारीख में तो जाहिर सी बात है ज्यादा होंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि बंगाल जो है, जो मनीष जी ने अपने थंबनेल में लिखा है कि बंगाल पाकिस्तान की राह पर, और मैं फिर बता रहा हूँ कि किस तरह से बिके हुए लोग हैं और कितनी लंबी ये साजिश है कि आपको कोई भी चैनल इस बात की जिक्र नहीं कर रहा कि मुर्शिदाबाद में आज की अगर आप कैलकुलेट करें, कम से कम 75% आबादी मुसलमान है, इसलिए वहां दंगा हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये बात कह देंगे अगर, तो वो जो आका है वो नाराज हो जाएगा कि तुमने तो सच बता दिया, तुमने जो एक कोड है उस कोड की बात कर रहे हो। और दूसरे, ये जब इस बात को बताएंगे, इस बात पे चर्चा करेंगे, इस बात पे 5 से 11 वाली परपंच करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ की बात एकदम सत्य साबित होगी, जो ये कतई नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका सत्य सामना हो। ये केवल 5 से 11 वाली परपंच में डूबे रहना चाहते हैं। अन्यथा गौर करिएगा कि आगे भी आपको ये नहीं बताएंगे कि मुर्शिदाबाद में कितनी आबादी मुसलमानों की है जो हिंदुओं का जीना हराम किए है। और ये भी जान लीजिए मनीष जी, ये दंगा हुआ क्यों? क्योंकि हनुमान जयंती की यात्रा या हनुमान जयंती की पूजा मुसलमान नहीं करने दे रहे थे मुर्शिदाबाद में, ये इसलिए दंगा हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं कि मुसलमानों के घर पे कोई गुम्बे चला रहा था, वो तो कभी हुआ ही नहीं। ये क्योंकि वहां पे हनुमान यात्रा नहीं निकालने दी गई, हनुमान पूजा नहीं करने दी, उसका नतीजा है कि ये गुम्बे आज मुर्शिदाबाद का नंगा सच, जहरीला सच सामने आ रहा है। लोग ये लिख रहे हैं कि मनीष सतीश, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कभी कभी मोदी जी की चुप्पी बहुत चुभती है,
खिचड़ी इतनी भी ठंडी ना हो जाए कि गले के नीचे उतर ही ना पाए। अब लोगों की ये पीड़ा भी है। हाईकोर्ट कह रहा है कि केंद्रीय बल भेजा जाना चाहिए वहां। बंगाल का एडीजी कह रहा है कि भैया बीएसएफ को तो एक तरफ से समझिए कि चूंकि बीएसएफ केंद्र की है, इसीलिए उसने आईपीएस अधिकारी होकर के भी इसने उसने ऐसा जहरीला बयान दिया। नहीं इसका नहीं मनीष मतलब जी, है कि तो उसकी दो कारण है कि एक तो बीएसएफ केंद्र का बल है और दूसरा बीएसएफ में मुसलमान नहीं है, तो वो हिंदुओं के ऊपर आरोप लगा देना चाहता बंगाल का वो मुसलमान एडीजी ला, जिसका नाम है समीम जावेद समीम, जो मनीष जी ने बताया। तो जहां पे पुलिस के शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति इतना ज्यादा सांप्रदायिक जहर से संक्रमित हो चुका हो, तो वो स्टेट जो है वो तो निश्चित पाकिस्तान बनने की राह पर ही चल रही है, उसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यहाँ दिल्ली में जो बैठे मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, अब वो पता नहीं कौन सा और मास्टर स्ट्रोक इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सोच रहे हैं कि साला बन ही जाए पाकिस्तान तो बढ़िया है, मेरी तो अपनी दिल्ली गद्दी ठीक है। अन्यथा बंगाल के ऊपर कल भी हम लोगों ने बात की थी, बंगाल पर मनीष जी जब से मोदी सरकार आई है तब से खुलकर बात की जाए कि 2014 से 2025 आ गए, हम लोग 11 साल हो गए। क्या एक भी एक्शन आपको ऐसा नजर आया जिसपे लगा हो कि केंद्र सरकार का डंडा चला है कि राज्य सरकार पे? जो बड़ा जो हो तो वो बताए कि मोदी सरकार ने डंडा चलाया है ममता बनर्जी के ऊपर कि तुम हिंदुओं के साथ ऐसा उत्पीड़न कर रही हो। कुछ नहीं, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक चल रहा है, बिल्कुल एकदम शांति से चल रहा है कि कत्लेआम करो, लूटो खाओ। हम यहाँ से बयानों के बड़े बड़े गोले दागेंगे, बड़े बड़े ट्वीट करेंगे, बड़े बड़े लंबे लंबे खर्रे लिखे जाएंगे, लेकिन बंगाल में जाकर ममता बनर्जी पे डंडा चलाने की जब बात आएगी तो हम बिल्कुल एकदम कंबल ओढ़ के सोएंगे, जैसे आपको न कुछ सुनाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है, न बोल पा रहे हैं कुछ। तो ये स्थिति जो है, और मैं मनीष जी एक चेतावनी और दे दूं कि बहुत हम लोग भी प्रशंसा करते हैं, पूरा देश करता है, दुनिया करती है, सारे काम बड़े अच्छे हैं, लेकिन नेता अपने एक काम से याद रखा जाता है, चाहे वो अच्छा हो और चाहे वो बुरा हो, वो याद उसी काम से रखा जाता है। जैसे सरदार पटेल को जो इतिहास के या बड़े उसके मर्मज्ञ हैं, जो रात दिन राजनीति का विश्लेषण करते हैं, उनसे बात करिए तो सरदार पटेल के आपको दर्जनों काम गिना देंगे कि सरदार पटेल ने ये भी किया, सरदार पटेल ने वो भी किया, फलाना किया, ढिमाका किया। लेकिन सरदार पटेल ने क्या किया देश के लिए, इस पर अगर आप आम आदमी से बात करनी हो, जो रिक्शा चलाता हो, उससे भी बात करिए तो वो ये बता देगा सरदार पटेल ने हैदराबाद को मिलाया था, क्योंकि हैदराबाद उखड़ गया था। हैदराबाद को सरदार पटेल लेकर आए थे। 465 564 जो उनकी बात भी बहुत कम लोगों को मतलब उसमें जिनकी रुचि है, लेकिन हैदराबाद को मिला था, ये सबको याद है। इंदिरा गांधी मर के चली गई और उसके बाद आज से 100 साल बाद भी इंदिरा गांधी को याद इस बात पे किया जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। चाहे जितना कैंपेन चलाइए, चाहे जितना विरोध करिए, चाहे जितनी उसकी कहानी सुनाइए, इंदिरा गांधी को अंततः ये देश सिर्फ इस बात पे याद करेगा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वैसे ही नरेंद्र मोदी ने अंबार लगा दिया है बेहतरीन कामों का, देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर बंगाल हाथ से गया भारत के तो नरेंद्र मोदी के सारे काम चले जाएंगे मनीष जी कूड़े के ढेर पे, और सदियों तक ये देश याद करेगा कि ये बंगाल जो है नरेंद्र मोदी ने गंवाया था। ये आज बंगाल को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। और जो केंद्र सरकार की चुप्पी है, कायर चुप्पी है, राजनीति की चुप्पी है, मास्टर स्ट्रोक की चुप्पी है, ये वही जानते होंगे ज्यादा बेहतर। लेकिन ये चुप्पी बंगाल, भारत के हाथ से बंगाल फिसल रहा है। और इस बात को अभी मत सोचो कि अभी कोई क्या कहेगा, कोई क्या नहीं कहेगा। आने वाली सदियां इसको याद रखेंगी कि पहले आधा बंगाल जो था नेहरू ने गंवाया था, और आधा बंगाल जो बचा था हिंदुस्तान के पास उसको नरेंद्र मोदी ने गंवाया था। और मैंने बता दिया कि नेता हमेशा एक काम से याद रखा जाता है जो उसका बड़ा काम होता है, और हिंदुस्तान के आघात इससे बड़ा कोई नहीं होगा कि बंगाल भारत के हाथ से निकल गया। और उसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाएगा तो नरेंद्र मोदी को जाएगा। ममता बनर्जी तो जैसे वो मुजीबुर रहमान या दूसरा जो था मनीष जी, उसका देखिए मैं नाम बोल रहा हूँ, जो वो तो वहां मौज लेगी। वो तो मैंने कहा वो तो मरते दम तक है कि 15 साल वो भी चाहेगी कि 15 साल ज्यादा जी 65-70 की हो रही है कि मैं मर के चली जाऊंगी, उसके बाद बंगाल कहाँ चला जाएगा। लेकिन बंगाल क्यों गया, इसके साथ हमेशा नरेंद्र मोदी को बहुत शिद्दत से याद किया जाएगा, और ये कलंक जो है हमेशा के लिए जुड़ेगा इनसे। अब आगे क्या करना है भगवान जाने।
बिल्कुल, इसीलिए अजय दरबारी जी लिख रहे हैं, मनीष सतीश जी प्रणाम। जो बंगाल पुलिस का बयान है वो दर्शाता है कि अगर बीएसएफ कानून व्यवस्था बनाएगी तो हम उसके विरुद्ध काम करेंगे। मतलब जो एक तरह से जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया केंद्रीय बल, बीएसएफ तो वही केंद्रीय बल में ही आता है। मैं हाईकोर्ट ने मनीष कहा कि आज केंद्रीय बल लगाया जाए। इसका मैं मनीष मतलब जी मैं मनीष जी बता दूं कि ये बंगाल के पुलिस वाला ऐसा कह रहा है और ममता बनर्जी ऐसा कह रही है, फलाना ऐसा कह रहा है, ढिमाका ऐसा कह रहा है, ये क्यों कह रहा है? ये क्यों कह रहा है? इनकी औकात नहीं है। आपको बिल्कुल मरियल कुत्ते की तरह अपनी दुम दबाए बिल्कुल एकदम नतमस्तक नजर आते, क्योंकि दिल्ली ढीली पड़ी है। दिल्ली बिल्कुल एकदम खुली है कि जाओ तुम, तुम्हारे जो मन में आए वो करो। अन्यथा ये तो मनीष जी, ममता बनर्जी तो एक महिला है और ये गुर्गे हैं उसके कुछ पुलिस वाले। इन्हीं कम्युनिस्टों को मैं कई बार बता चुका हूं, कई बार। 77 से बंगाल में हावी हुए और उसके बाद ये 35 साल इन्होंने शासन किया। लेकिन जरा याद करिए कि 77 के बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। 7 साल का कालखंड मुझे याद है, या उससे पहले का याद है, उससे पहले जब उनके पास सत्ता नहीं थी तब भी। ये जैसे पालतू कुत्ता नहीं होता मनीष जी, और ये कम्युनिस्ट ममता बनर्जी से ज्यादा गुंडों की फौज थी, ममता बनर्जी से ज्यादा उसके समर्पित नौकरशाह थे और बेईमान और जैसे खून के प्यासे। मैं बता चुका हूँ कि 55,000 कत्ल हुए उस दौरान कलकत्ते में। लेकिन ममता बनर्जी के इशारे पर ये नाचा करते थे। औकात नहीं थी कि केंद्र के साथ ये टकराव कर ले। एक महिला ने इनको कुत्ता बना के रखा था, जो पूरे कम्युनिस्टों की फौज थी। और उस समय कम्युनिस्ट केवल केरल तक नहीं थे, कम्युनिस्ट उस समय बंगाल में भी थे, कम्युनिस्ट उस समय त्रिपुरा में भी थे, केरल में तो थे ही थे, उत्तर प्रदेश में थे, बिहार में थे। पूरे राष्ट्रव्यापी एक तरह से पार्टी थी। लेकिन इंदिरा गांधी क्योंकि निगाह टेढ़ी कर दी थी, तो 7 साल कुत्ता बन के रहे, तलुए चाटा करते थे ये ममता बनर्जी के और इंदिरा गांधी के। और एक किस्सा बता दूं कि जेएनयू के अंदर एक साथ 150 कम्युनिस्ट लफंगे पकड़ के लठियाया था। कम से कम 3-3 महीने सबको जेल कटवाई थी। और उसके बाद 20 साल जेएनयू के अंदर, 20 नहीं, कम से कम 16-17 साल जेएनयू में कभी कोई हड़ताल नहीं हुई थी। तो जब जहां जरूरी हो वहां पे ऐसा ही एक्शन लिया जाता है। ये नहीं कि सबका साथ सबका विकास। जो देश तोड़ने में लगे उनका भी विकास करोगे तो फिर करो। बिल्कुल, अब इन लोगों की उसी कहते हैं ना, कभी-कभी उनको उसी की भाषा में जवाब देने की ज़रूरत होती है। और सही बात है, सिर्फ इंदिरा गांधी ने नहीं, ममता बनर्जी ने खुद वामपंथियों के साथ क्या किया। नहीं मनीष, यहाँ हमेशा सपना कि अब की ऐसा हो जाएगा, अब की हर चुनाव के बाद तुम्हारा वर्कर जो है दौड़ा के मारा जाता है रोड के ऊपर। हर चुनाव के बाद तुम्हारी महिला वर्करों के साथ दौड़ा के बलात्कार होता है। तो तुम्हारा चुनाव में झंडा कोई क्यों उठाएगा? क्योंकि उसको मालूम है कि चुनाव हारोगे, उसके बाद वो दौड़ा जब मारा जाएगा तो दिल्ली कंबल ओढ़ के एसी चला के सोएगी। तो वो बहुत दिलेर आदमी है जो निकलेगा। मॉब नहीं निकलेगा, मॉस नहीं निकलेगा। तुम्हारी जो भीड़ निकलती है वो भीड़ नहीं निकल सकती। वो आदमी, समर्पित आदमी कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका तो चुनाव से मतलब है। बाकी अपने गरीब आदमी रोटी कमाता खाता है, तो तुम्हारा नाम ले ले तो कत्ल हो जाए उसका, तुम्हारा झंडा उठा ले तो उसका बलात्कार हो जाए महिला का। तो इस तरह की पार्टी के साथ बंगाल में कौन खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा। वो एक जो स्वाभाविक विरोध होता है कि वो 70-80 सीटें, 100 सीटें वहीं तक सीमित रहेगा। फिलहाल मुझको कोई लक्षण ऐसे नहीं नजर आ रहे कि वहां पे बंगाल में कोई बड़ी इनके लिए हरारा की पब्लिक निकल पड़ेगी। कल हम लोगों ने उसमें विश्लेषण भी किया था। ममता वहां दबा के रखे है, और उस दबाव के ऊपर दिल्ली का कोई दबाव है, दिल्ली का कोई एक्शन है, दिल्ली उस पर डंडा चला रही है, ऐसा कहीं दूर दूर तक कोई नहीं जा रहा। बल्कि दिल्ली उसको संरक्षण दी है कि दीदी बनी रहे, दीदी बढ़िया रहे। तो नरेंद्र मोदी तो दिल्ली में है, उनको एसपी सुरक्षा भी है, नौकर चाकर दुनिया भर के सब है। लेकिन वहां पे जो झंडा उठा के घूमता है कलकत्ते के अंदर, वो मारा जाता है, काटा जाता है, उसकी बहन बेबियों के साथ बलात्कार होता है। तो वो जो बेवकूफ है, कोई भी आदमी वहां पे झंडा नहीं उठाएगा, बिल्कुल नहीं उठाएगा। और ममता बनर्जी, मनीष जी, मैं फिर बता दूं, ये मामला केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। ममता बनर्जी पूरे देश के विपक्ष को संदेश दे रही कि अगर तुम्हारे हाथ में सत्ता आ जाए तो तुम इसी तरह से शासन करो। ये दिल्ली में बैठे कायर तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे और तुम्हारी सत्ता निर्बाध चलेगी, दशकों तक चलेगी। तो आगे जहां जहां सत्ता आएगी वहां इसी तरह से लोगों को झेलना पड़ेगा जो भाजपा का नाम लेगा। ये ममता बैठ के कलकत्ते में संदेश दे रही है, मगर सबको समझ में आ रहा, पूरे देश के समझ में आ रहा है, दिल्ली को नहीं समझ में आ रहा है। इसका सटीक इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी, वही उत्तर प्रदेश, वही यूपी पुलिस थी, और क्या हाल था। अब यदि पासा पलट जाए, एकाएक सोचिए अखिलेश यादव की सरकार बन जाए, तो तमाम माफिया फिर सजग हो जाएंगे।
और फिर जो लोग आज उत्साह में हैं उसी उत्तर प्रदेश में वो घर में आम पब्लिक घुस जाएगी। सत्ता का खौफ तो होता ही है। तो इसीलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि एक योगी आदित्यनाथ के हंटर से तमाम माफिया अंदर है। मतलब यूपी जैसे, भाई बंगाल कभी भी यूपी से ज्यादा दंगाई नहीं हो सकता। मुर्शिदाबाद के लोग मुजफ्फरनगर से ज्यादा नहीं हो सकते। ये दिखाता है कि एक हंटर जब योगी आदित्यनाथ उठाते हैं तो कैसे सबके सब अंदर घुस जाते हैं। तो इसीलिए अब अति हो रहा है। बंगाल अब तमाम सीमाओं को लांघ रहा है। अब सजग होना पड़ेगा, वरना फिर सचमुच इतिहास आपको उसी रूप में याद रखेगी। उसी में याद रखेगा, उसी में याद रखेगा, उसी में याद रखेगा। आप दुनिया बराबर ये इकोनॉमी कर दी और वो जीडीपी लिया है और फलाना कर दिया और इतने करोड़ घर बना दिए, इतने करोड़ नल पहुंचा दिए। तो हर प्रधानमंत्री ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन वो हमेशा अपने एक बड़े काम के लिए याद किया गया, वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो। नेहरू को हमेशा देश आज तक गाली देता है क्योंकि उसकी वजह से चीन चला गया था। तो वो नेहरू ने और क्या किया उसे छोड़ दीजिए। वो चीन चला गया था तो वो चीन के लिए गाली आज भी खाता है, अपने मरने के 60 साल बाद भी। और वो मरने के अभी 500 साल बाद भी जब भी आएगा तो ये होगा नेहरू ने चीन दे दिया था। बाकी चीजें लोग भूल जाते हैं, 500 साल बाद किसी को याद नहीं रहेगी। तो अच्छी घटना और बुरी घटना और जिस तरह के हालात बंगाल में हैं, तो नरेंद्र मोदी के साथ ये कलंक लगता है चला जाएगा कि बंगाल नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बंगाल जो था वो हिंदुस्तान से अलग हो गया था। बाकी अब दिल्ली अरविंद जी वही लिख रहे हैं कि मनमोहन मुंबई हमले पर कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि बीजेपी को राजनीतिक लाभ हो जाएगा। तो बंगाल मामले में ओल छील रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं। ये भी अपने आप में है कि पब्लिक, इसका मतलब पब्लिक के अंदर गुस्सा है। जापान से हमारे व्यूअर्स इसके लिए शायद मुझे लगता है केंद्र सरकार को ही थू भेज रहे हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर खेल क्या हो रहा है। नहीं, उसका कारण बता दूं मनीष जी। जो बात है कि ममता बनर्जी को गाली देने से, ममता बनर्जी को कोसने से, ममता बनर्जी को गरियाने से कोई लाभ नहीं होना। ये आप लगातार पिछले 10 साल से कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी को रोक कौन सकता है? अधिकार किसके पास है? किसको जनता ने बैठाला है कि तुम ममता बनर्जी को रोक सकते हो? तो वो दिल्ली है, उसकी बात करिए। नहीं तो फिर दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं कि वो कुछ भी करते रहो, हम पे कोई असर नहीं पड़ना है। मेहुल जी कह रहे हैं कि वही हिंदू जिन्होंने 50 साल तक कम्युनिस्टों एंड टीएमसी को वोट दिया, अब भाजपा को उन्हें न बचाने के लिए गाली दे रहे हैं। नहीं, जिन्होंने 50 साल वोट दिया वो सब वही जिंदा नहीं है, वही सब जिंदा नहीं है। और भाजपा उस लायक थी क्या? जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया जा रहा था, भाजपा उस लायक थी क्या? भाजपा की 2 सीटें थी मनीष जी। और उसके बाद भगवान राम के नाम पर जिस तरह से आया है वोट, तो भाजपा कोई अपने काम से बड़े, राजनीतिक काम से बड़े जनता के बीच जाके काम नहीं हुआ था। भगवान राम की कृपा हुई और सामने रामद्रोही थे तो रामद्रोहियों ने लाकर बैठाला। और ये याद है कि 50 साल कम्युनिस्टों को वोट दिया और 2014 से जो भर झोली वोट दे रहे हैं, सन 84 के बाद लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा रहे हैं। वो हिंदू नहीं बनवा रहे, वो पाकिस्तान के मुसलमान बनवा रहे हैं। शायद आके वो शायद बांग्लादेश के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान बनवा रहे हैं, हिंदू नहीं दे रहे वोट। तो 2014 से जो वोट मिल रहा है उसकी कोई कदर नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने 50 साल पहले कम्युनिस्टों को वोट दिया था, क्योंकि तब उसमें भाजपा का अता पता नहीं था, बिल्कुल राजनीतिक भिखारियों की हैसियत में थी। तो उसका दंड तुमने 2014 से जो 2024 तक, यानी 15 साल लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, उसके लिए हिंदुओं को आज भी तुम दंडित करोगे? तो ये बड़ा ऊटपटांग तर्क है और एक तरह से जो है कुतर्कों के जरिए किसी को बचाव करने वाला। बिल्कुल, इसीलिए किसी चीज की एक सब्र की भी एक सीमा होती है। और मुझे लगता है कि अब आम जन का सब्र जो है वो टूट रहा है बंगाल को लेकर के। यदि अब नहीं जगे वो मरीज जी जो अभी आपने शुरुआत में वीडियो दिखाया, वो महिला और आदमी रो रहे हैं, एक क्षण के लिए जरा वहां पे अपने आप को खड़ा करके देखिए कि उनका पूरा घर जला दिया गया, उनकी पूरी दुकान जला दी गई और न राज्य सरकार सुन रही है न केंद्र सरकार सुन रही है। तो वो कौन लोग हैं और उनका पाप क्या है? उनका सिर्फ इतना पाप है क्योंकि वो हिंदू हैं। वो हिंदू हैं, केवल उनका इतना पाप है। उन्होंने कोई ऐसा नहीं, कोई डकैती डाली, कोई लूट की, कोई किसी को गाली दी। वो क्योंकि वो हिंदू हैं इसलिए उनको सामने खड़े होकर जलाया गया है उनका घर। जरा वहां पे खड़े होकर देखिए, तो वहां पे उनको हम ये समझाएंगे कि तुमने 50 साल पहले कम्युनिस्टों को वोट दिया था, तो तुम्हारा घर इसलिए जलाया जाएगा? ये क्या कुतर्क है? मतलब क्या बेहुदा कुतर्क है?